महिला आरक्षण बिल, इसमें सब कोई मिल के पास तो कर ही लिए, अब वो लागू होगा। इसको आपकी पार्टी कैसे देखती है और आप इसको कैसे देखते हैं एज ए शिक्षाविद और एज ए सतबहुमत पार्टी? महिलाओं की जहाँ तक बात है तो दे आर द टॉर्च बियरर्स ऑफ द सोसाइटी। वो हमारे घर को संभालती हैं तो हमारे देश को भी संभाल सकती हैं और हमारे समाज को भी। बस एक है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी नॉर्म्स जो है हमारे सोसाइटी में जो प्रिवेल कर रही है, उसकी वजह से उन्हें कहीं ना कहीं जद्दोजहद को फेस करना पड़ता है। वो उस लेवल पे नहीं पहुंच पाती है। ग्लास सीलिंग इफेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं बैरियर बन के खड़ा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। महिलाओं के आरक्षण की जब बात की जा रही है, जो बिल लाई गई है, मैं इसको पूरी तरह से समर्थन देता हूँ। सत्य बहुमत हमेशा से सपोर्ट करती है। सत्य बहुमत जो है महिलाओं की भागीदारी का भी समर्थन करती है। और सत्य बहुमत में तो मतदाताओं की बहुमत की बात हो रही है, तो इसमें फिर ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, रही बात सत्य बहुमत कहाँ तक इस बात से सहमत है। सत्य बहुमत जरूर चाहती है कि महिलाओं का एम्पावरमेंट हो, महिलाओं को उनका हक मिले, रिप्रेजेंटेशन मिले महिलाओं से रिलेटेड। तो पहला मैं बोलूँगा उनका डेवलपमेंट कैसे होगा, उनको हम एम्पावरमेंट कैसे करेंगे, और दूसरा ये है कि उनकी सेफ्टी के लिए हम क्या करेंगे। पहले आप सेफ्टी भी तो प्रोवाइड करोगे ना। मैं अपील करता हूँ सत्य बहुमत पार्टी की तरफ से गवर्नमेंट को, अगर वो मुझे देख रहे हैं, कि इस चीज़ को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। ये बहुत ही अच्छा कदम है, इससे समाज में परिवर्तन आएगा और ये इसके लिए मैं गवर्नमेंट का समर्थन करता हूँ। एक सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिवॉल्यूशन लाना चाहता है, उसकी दो आइडियोलॉजी है। एक जो है पैलेस्टीन को इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह क्रिएट करना, और दूसरी आइडियोलॉजी जो है इजराइल को कहीं भी एग्जिस्टेंस में ही नहीं रहने देना, डिवेस्टेट कर देना। तो दोनों आइडियोलॉजी जो है, एक तो पूरी तरह से डिस्ट्रक्टिव है और कहीं भी बैलेंस नहीं है। तो हमास एक सुन्नी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नमस्कार, प्रणाम, सतबहुमत में आपका स्वागत है। आज हम कुछ करेंट इशू पे बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिक्षाविद विकास जी। विकास जी, आपका सतबहुमत पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दूसरा, एक महिला आरक्षण बिल, इसमें सब कोई मिल के पास तो कर ही लिए, अब वो लागू होगा। इसको आपकी पार्टी कैसे देखती है और आप इसको कैसे देखते हैं एज ए शिक्षाविद और एज ए सतबहुमत पार्टी? दोनों का उदाहरण दर्शकों को ऐसे समझाइए कि समझ जाए कि आपका स्टैंड क्या है, और एक एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और एक पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर दोनों एक है तो उसको आप पहले क्लियर करके। जी, धन्यवाद। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, महिला आरक्षण बिल जो है। रिसेंटली इसके लिए बिल लाया गया, बिल पास भी हो गई, और इससे पहले भी लाया गया था जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, तो हाँ, तो पास नहीं हो पाई थी। देखिए, महिलाओं की जहाँ तक बात है तो दे आर द टॉर्च बियरर्स ऑफ द सोसाइटी। वो हमारे घर को संभालती हैं तो हमारे देश को भी संभाल सकती हैं और हमारे समाज को भी। बस एक है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी नॉर्म्स जो है हमारे सोसाइटी में जो प्रिवेल कर रही है, उसकी वजह से उन्हें कहीं ना कहीं जद्दोजहद को फेस करना पड़ता है। वो उस लेवल पे नहीं पहुंच पाती है। ग्लास सीलिंग इफेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं बैरियर बन के खड़ा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। महिलाओं के आरक्षण की जब बात की जा रही है, जो बिल लाई गई है, मैं इसको पूरी तरह से समर्थन देता हूँ। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसमें, जो कि अगर उस पर वर्क किया जाए, उसको सुधार दिया जाए, तो ये एक अपने आप में एक रिवॉल्यूशनरी थॉट है। और एट प्रेजेंट जो देखा जाए इंडियन सोसाइटी का जो मैं स्ट्रक्चर बताना चाहूँगा, उसमें ऑलमोस्ट 46 to 47% हैं जो डेटा के अकॉर्डिंग हैं, और किसी में 48% भी लिखा गया है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में जो है। तो ऑलमोस्ट जो है मैं मान के चलता हूँ 45 to 47% जो है महिलाएं रिप्रेजेंट कर रही हैं हमारी सोसाइटी को। बट बाकी जगहों पे बात की जा रही है, जब हायर एजुकेशन की बात करें तो वहाँ पे उनका लेवल जो है बहुत नीचे है, 25% के अकॉर्डिंग है। और जब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो जो है उसमें जब बात करते हैं तो उसमें भी काफ़ी कम हो गया, जो कि कोविड के बाद और भी कम हो गया है। तो कैसे ये इक्वल होगा? और अलग एक डायमेंशन महिलाओं के साथ ये है कि महिलाओं का शोषण सोसाइटी में, जैसे आप देखते हो कि हमारे यहाँ महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, बहुत तरह से उनको एक कमोडिटी की तरह भी कभी कभी ट्रीट किया जाता है। तो ये भी एक पहलू है महिलाओं से रिलेटेड। तो पहला मैं बोलूँगा उनका डेवलपमेंट कैसे होगा, उनको हम एम्पावरमेंट कैसे करेंगे, और दूसरा ये है कि उनकी सेफ्टी के लिए हम क्या करेंगे। पहले आप सेफ्टी भी तो प्रोवाइड करोगे ना। सोसाइटी में अगर इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो गलत तरीके से उनके, हाँ, तो उनकी सेफ्टी। तो पहला जो है डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये बिल उसको सपोर्ट करता है।
इसमें महिलाओं की आरक्षण की बात की गई है लेजिस्लेटिव असेंबली के लेवल पे और लोकसभा में भी। तो अगर महिलाओं के लिए कानून बनाने वाले में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होगा लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लोकसभा में, तो ऑब्वियसली वो महिलाओं की परेशानियों को हमसे ज़्यादा बेहतर समझती हैं और अच्छा कानून बनेगा। इसको मैं सपोर्ट करता हूँ। एक जगह पे मुझे प्रॉब्लम है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मुझे लगता है काफ़ी दिन के बाद होगा। कहीं कहीं पे 1934 ये 2034 के बाद बोला जा रहा है, सॉरी 1934 नहीं होगा, और ये भी जनगणना के बाद होगा, डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगी उसके अकॉर्डिंग होगा। मेरा ये कहना है इसमें कुछ संशोधन करके इसको जल्द इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतने दिन और वंचित करना उनको उनके हक से ये सही नहीं है, क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन है और उनको भी हमें वॉइस और चॉइस दोनों देना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ से असहमत हूँ गवर्नमेंट की जो बात है कि हम डिलिमिटेशंस कमीशन के बाद करेंगे, इसको इमीडिएटली लाने की ज़रूरत है। और दूसरा है सेफ्टी मेजर्स की जो बात है। हमारे पास बहुत सारे कानून हैं महिलाओं से बने हुए, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है, लेकिन कानून बनाने से क्राइम में सुधार हो गया, क्राइम का जो ग्राफ है वो कम हो गया, ऐसा नहीं है। क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके लिए हमें वैल्यू सिस्टम को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, जो कि कम होता जा रहा है हमारे सोसाइटी में। वैल्यू, एक कहावत होती है कि लोग बोलते हैं, मैं एक लाइन में कहना चाहता हूँ कि लड़कियों को बोला जाता है कि बेटा आप बाहर मत जाओ। अगर एक फैमिली में किसी की 2 बेटियां हैं तो उन्हें ये बोला जाता है, उन्हें ये समझाया जाता है बेटा ऐसे मत बिहेव करो, ऐसे मत करो। मैं कह रहा हूँ कि अगर लड़कों को ये शिक्षा दी जाए ना तो ज़्यादा बेहतर। अगर कोई लड़का है उसको ये समझाया जाए कि बेटा लड़की के साथ ऐसा मत करो दुर्व्यवहार, किसी औरत को रेस्पेक्ट दो, वो आपकी मदर की तरह है, तो वो इस तरह का क्राइम करेगा ही नहीं। इस क्राइम रेट में बहुत कम आ जाएगी। तो अगर मैं ये एक तरीका है, जिनकी बेटियां नहीं हैं वो अपने बेटों को खुली छूट देते हैं सोसाइटी में कि बेटा जाओ, ये गाड़ी की चाबी दे दिए, ये करो वो करो, और जिसका रिपरकशंस हम देखते हैं कि सड़क पे एक्सीडेंट होते हैं तो वही होते हैं। तो मैं उनके लिए एक सुझाव देना चाहूँगा कि देखिए, कानून में अगर आपका बेटा कभी किसी गलत तरीके से, बहुत कठोर कानून बने हुए हैं, गलत तरीके से अगर लड़कियों के साथ कुछ गलत करते हुए पकड़ा गया तो आपके बेटे की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए ज़रूरी है कि एज ए पेरेंट्स आप इस चीज़ को समझें और इसको सुधारें। थॉट जो है सोसाइटी की चेंज करें, लड़कों को समझाएं कि आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप किसी के साथ गलत ना करें। तो ये सेफ्टी का पहलू है और कुछ और भी बातें हैं जिसके बिल्कुल। विकास जी, आप इसमें भी एक क्वेश्चन छोड़ गए, सत्य बहुमत का क्या मानना है इसमें? सत्य बहुमत हमेशा से सपोर्ट करती है। सत्य बहुमत जो है महिलाओं की भागीदारी का भी समर्थन करती है, और सत्य बहुमत में तो मतदाताओं की बहुमत की बात हो रही है, तो इसमें फिर ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, रही बात सत्य बहुमत कहाँ तक, इस बात से सहमत है। सत्य बहुमत ज़रूर चाहती है कि महिलाओं का एम्पावरमेंट हो, महिलाओं को उनका हक मिले, रिप्रेजेंटेशन मिले। सत्य बहुमत इस चीज़ से डिसएग्री करती है कि डिलिमिटेशंस कमीशन का हम वेट करें। अगर मैं अपील करता हूं सत्य बहुमत पार्टी की तरफ से गवर्नमेंट को, अगर वो मुझे देख रहे हैं, कि इस चीज़ को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। ये एक बहुत ही अच्छा कदम है, इससे समाज में परिवर्तन आएगा, और ये इसके लिए मैं गवर्नमेंट का समर्थन करता हूँ बिल्कुल। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं इसमें, उसको सुधार करके और इसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए। अच्छा, अब एक तीसरा टॉपिक है जो माने भारत से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लेकिन भारत में भी उसकी चर्चा बहुत ज़्यादा है। अभी तो हम लोग रसिया यूक्रेन युद्ध की बात माने कई बार कर चुके हैं कि ये कहीं लगता नहीं कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा, क्योंकि अभी इजराइल और हमास माने फिलीपींस में जो पैलेस्टीन में जो हमास के आतंकी हैं, वो पहले इजराइल में हमला करते हैं, अटैक करते हैं, उसके बाद जो होता है फिर अमेरिका आ जाता है। तो हमको एक याद आता है कि एक पंकज त्रिपाठी का डायलॉग है कि अगर हम आर्म्स का व्यापार करेंगे तो वायलेंस तो बढ़ेगा। तो इसको आप कैसे देखते हैं? इसी को ज़रा बताइए, क्योंकि अमेरिका आर्म्स का व्यापार करता है, फिलीपींस ये इजराइल भी आर्म्स का व्यापार करता है ना, अच्छे ड्रोन बनाते हैं। तो अगर ये चीज़ बनेगा तो वायलेंस तो होगा। ये डायलॉग पंकज त्रिपाठी के किसी वेब सीरीज़ का है। जी, मैं तो इससे अवगत नहीं हूँ, लेकिन ये डायलॉग आपने बोला तो इसके बदले में भी मैं आपको एक डायलॉग बोलना चाहूँगा। जो हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, उनका एक डायलॉग था, और डायलॉग नहीं था, उनका एक स्टेटमेंट था, ठीक है। उन्होंने मॉडर्न स्टेट की बात की थी, और उन्होंने ये बोला था कि मॉडर्न स्टेट इज़ अ सिंबल ऑफ वायलेंस। मॉडर्न स्टेट की बात की थी।
तो आपकी जो बात है ट्रेड से रिलेटेड, जो आर्म्स ट्रेड है, सब कुछ है, इससे रिलेटेड पहले मैं इजराइल और पैलेस्टीन की बात करूंगा और हमास की। देखिए, वॉर कोई भी इंसान अपने मन से नहीं चुनता है, उसके ऊपर थोपा जाता है। आप सड़क पे जा रहे हो, आपको क्या ज़रूरत है किसी और से उलझने की, जब तक सामने वाला या कुछ परेशानी नहीं होगी। इजराइल पैलेस्टीन का जो इशू है आज से नहीं है, बहुत पुराना इशू है। और ये जो है एक टेरिटरी को लेकर के है, जहाँ पे कि मतलब हमेशा से अनस्टेबल रहा है वो रीजन। मिडिल ईस्ट का जो वो रीजन है हमेशा से अनस्टेबल रहा है। इससे पहले 2 पार्ट में वर्ल्ड डिवाइड, और कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर भी इसके लिए जिम्मेदार रहा है। कोल्ड वॉर के टाइम से भी वहाँ पे काफ़ी सारी वॉर्स हुई, छोटे लो स्केल वॉर था, लेकिन वॉर हुई है। अभी भी जो वॉर है इसको मैं जहाँ से देख रहा हूँ अभी तक, ये लो स्केल लो इंटेंसिटी वॉर ही है अभी तक। हाँ, कैजुअलिटीज़ ज़्यादा है इस बार, ऑलमोस्ट 1800 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं अभी तक, और वो लोग सिविलियंस हैं। हमास, इजराइल क्लेम कर रही है कि हमास जो है उनका डेथ इतना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान की डेथ हुई है, 1800 से ज़्यादा है एट प्रेजेंट आज की जो रिपोर्ट है। तो मैं सबसे पहले हमास की बात करता हूँ आपसे। हमास क्या है? हमास एक सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिवॉल्यूशन लाना चाहती है। उसकी 2 आइडियोलॉजी है, एक जो है पैलेस्टीन को इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह क्रिएट करना, और दूसरी आइडियोलॉजी जो है इजराइल को कहीं भी एग्जिस्टेंस में ही नहीं रहने देना, डिवेस्टेट कर देना। तो दोनों आइडियोलॉजी जो है, एक तो पूरी तरह से डिस्ट्रक्टिव है और कहीं भी बैलेंस नहीं है। तो हमास एक सुन्नी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है और सुन्नी है, और इसी के साथ जो है पैलेस्टीन को एक शिया ऑर्गेनाइजेशन भी सपोर्ट करती है जो कि हिजबुल्लाह है। तो ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं ना कहीं से इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जा रहा है। इन्होंने अटैक किया जिसमें ऑलमोस्ट 700 लोग जो हैं मारे गए। इसको इंटरनेशनल लेवल पे बोला जा रहा है कि ये एक टेररिस्ट अटैक था। लेकिन एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने अटैक किया, उसकी वजह से किसी की डेथ हुई, और उनके रिटेलिएशन में आपने एक स्टेट ने अटैक किया, उनकी वजह से भी 1500-1600 लोग मारे गए। तो यहाँ पे विनर कौन है और लूजर कौन है, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे। कौन विन कर रहा है और कौन लूज कर रहा है? ह्यूमैनिटी लूज कर रही है अपनी चीज़ें, ह्यूमन वैल्यूज जो है उसकी एग्जिस्टेंस नहीं बची हुई है। हम स्टेट ऑफ नेचर में आ गए। स्टेट ऑफ नेचर मीन्स यहाँ पे कोई अथॉरिटी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। स्टेट ऑफ नेचर में हम क्यों आ गए? आपने बोला आर्म्स ट्रेड की बात की, आपको पता है कितना बिलियन डॉलर का सपोर्ट करती है यूएस इजराइल को? 3 बिलियन यूएस डॉलर का सपोर्ट इजराइल को मिलता है यूएस से एड में। और इजराइल में इतनी सारी कंपनीज है खुद की जिससे हम भी परचेज करते हैं, इंडिया भी परचेज करती है आर्म्स को। समझ रहे हैं? ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है? आपने कभी इस बात पे सोचा, विचार किया? जितनी भी अनस्टेबल रीजन है वहाँ पे कहीं ना कहीं इकोनॉमी से रिलेटेड फैक्टर है। आप बताओ मुझे, आज के डेट में तालिबान एग्जिस्ट कर रही है, तालिबान को किसने क्रिएट किया? यूएस ने, सोवियत के अगेंस्ट। यूएस के फाइटर जो थे वही तालिबान को कैप्चर किया, और वही तालिबान ने यूएस पे अटैक किया। आप सेकंड चलो, इराक पे चलो। इराक में आईएसआईएस को क्रिएट किसने किया? इराक में आईएसआईएस को क्रिएट यूएस ने किया इराक के अगेंस्ट। छोटे छोटे बच्चे को आप रॉकेट लॉन्चर दे देते हो जो घूमता रहता है लेकर के, उसके पास इस चीज़ की समझ नहीं है कि वो कैसे आगे बढ़े लाइफ में। बिलो 15 ईयर्स के बच्चों के पास उस एरिया में रॉकेट लॉन्चर हैं, कैसे पहुंचा उनके पास रॉकेट लॉन्चर? आपने कभी ये सोचा? अभी हर जगह ये बात हो रही है हमास ने अटैक किया। हमास का आपने कभी वो देखा है कि उसमें कितने एज ग्रुप के बच्चे होते हैं? पैलेस्टीन के जो फाइटर्स हैं उनके पास हथियार पहुंचता है तब वो अटैक करते हैं। बिल्कुल। कौन पहुंचाता है? स्टेट। अब रही बात, क्या ये तरीका है? बिल्कुल ये तरीका नहीं है। वॉर कभी भी किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, हमेशा पीस ही चाहिए, पीस ज़रूरी है बिल्कुल। और इसके लिए मुझे लगता है कि थोड़ी सी सहमति बनाने की ज़रूरत है। इसके लिए अरब वर्ल्ड को, वेस्टर्न वर्ल्ड को, और जो हमारे अभी जो इकोनॉमी में जो डोमिनेट कर रहे हैं जितने भी नेशन, जैसे इंडिया हो गई, रसिया हो गई, चाइना हो गई, ब्राज़ील हो गई, ब्रिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इन सारे नेशंस को मिल के बैठ के बात करना चाहिए और इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन लेना चाहिए। इसके लिए एक और तरीका है, जो यूनाइटेड नेशंस है उसमें कहीं ना कहीं ये गवर्नेंस डेफिसिट है, उसको भी सही
सही करने की ज़रूरत है। और इंडियन गवर्नमेंट की बात जहाँ तक की जा रही है, इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे पहले सिंपैथेटिक हों। उस वॉर में लोगों के लाइफ की लॉस हो रही है, किसी भी पार्टीशन स्टेटमेंट या बाइस्ड होकर के हमें नहीं चलना है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ की अगर लॉस हो गई तो वो सबसे बड़ा लॉस है मेरे हिसाब से। क्या कोई भी इंसान उसको रिस्टोर नहीं कर सकता। और सत्य बहुमत की जहाँ तक बात है, तो सत्य बहुमत किसी भी तरह की वायलेंस को नकारती है, सपोर्ट नहीं करती है, हमेशा पीस की बात करती है। तो वॉर इन एनी फॉर्म विल नॉट बी सपोर्टेड बाय सत्य बहुमत। हमेशा हम आपसी सौहार्द की बात करते हैं और यही सत्य बहुमत की आइडियोलॉजी है। बिल्कुल। देखिए, कोई भी समस्या का समाधान युद्ध नहीं है, ये बातचीत के जरिए ही हल किया जा सकता है जिसको जो समस्या है। और जितने देश के तमाम देश हैं वो मिलजुल के बैठ के बात करें, एक दूसरे को समझाएं और दबाव डालें और इसको शांति से हल निकाला जाए। यही होना चाहिए उचित, क्योंकि आज के दौर में हम इतने हथियार बना रहे हैं, तो जब हथियार का कारोबार होगा तो वायलेंस होगा ही होगा। आज के डेट में ये रासायनिक हथियार भी इस्तेमाल करते हैं लोग, तो अभी इसके कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन होता है। तो ऐसा बचने के लिए हम लोग उसको बैठ के मिलजुल के जो जिस देश के पास जो कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन जो है, बिल्कुल, वो मिलजुल के एक निर्णय लें। और वार कहीं भी हो रहा हो, चाहे यूक्रेन में रसिया से हो रहा हो, चाहे यहाँ इजराइल में हो रहा हो, हमास के विरुद्ध हो रहा हो, फिलिस्तीन के विरुद्ध हो रहा हो, तो ये सब बैठ के मिलजुल के बात करके इसको टेबल टॉक से ही समाधान हो सकता है। क्योंकि दोनों तरफ के लोग जो इंसान हैं वही परेशान होते हैं, बाकी कोई परेशान नहीं होता है। ये आपको कैसा लगा वीडियो, इसको देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते। महिला आरक्षण बिल, इसमें सब कोई मिल के पास तो कर ही लिए, अब वो लागू होगा। इसको आपकी पार्टी कैसे देखती है और आप इसको कैसे देखते हैं एज ए शिक्षाविद और एज ए सत्य बहुमत पार्टी? महिलाओं की जहाँ तक बात है तो दे आर द टॉर्च बियरर्स ऑफ द सोसाइटी। वो हमारे घर को संभालती हैं, तो हमारे देश को भी संभाल सकती हैं और हमारे समाज को भी। बस एक है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी नॉर्म्स जो है हमारे सोसाइटी में जो प्रिवेल कर रही है, उसकी वजह से उन्हें कहीं ना कहीं जद्दोजहद को फेस करना पड़ता है। वो उस लेवल पे नहीं पहुंच पाती है। ग्लास सीलिंग इफेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं बैरियर बन के खड़ा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। महिलाओं के आरक्षण की जब बात की जा रही है, जो बिल लाई गई है, मैं इसको पूरी तरह से समर्थन देता हूँ। सत्य बहुमत हमेशा से सपोर्ट करती है। सत्य बहुमत जो है महिलाओं की भागीदारी का भी समर्थन करती है। और सत्य बहुमत में तो मतदाताओं की बहुमत की बात हो रही है, तो इसमें फिर ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, रही बात सत्य बहुमत कहाँ तक इस बात से सहमत है। सत्य बहुमत जरूर चाहती है कि महिलाओं का एम्पावरमेंट हो, महिलाओं को उनका हक मिले, रिप्रेजेंटेशन मिले महिलाओं से रिलेटेड। तो पहला मैं बोलूँगा उनका डेवलपमेंट कैसे होगा, उनको हम एम्पावरमेंट कैसे करेंगे, और दूसरा ये है कि उनकी सेफ्टी के लिए हम क्या करेंगे। पहले आप सेफ्टी भी तो प्रोवाइड करोगे ना। मैं अपील करता हूँ सत्य बहुमत पार्टी की तरफ से गवर्नमेंट को, अगर वो मुझे देख रहे हैं, कि इस चीज़ को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। ये बहुत ही अच्छा कदम है, इससे समाज में परिवर्तन आएगा और ये इसके लिए मैं गवर्नमेंट का समर्थन करता हूँ। एक सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन जो कि रिवॉल्यूशन लाना चाहता है, उसकी दो आइडियोलॉजी है। एक जो है पैलेस्टीन को इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह क्रिएट करना, और दूसरी आइडियोलॉजी जो है इजराइल को कहीं भी एग्जिस्टेंस में ही नहीं रहने देना, डिवेस्टेट कर देना। तो दोनों आइडियोलॉजी जो है, एक तो पूरी तरह से डिस्ट्रक्टिव है और कहीं भी बैलेंस नहीं है। तो हमास एक सुन्नी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है